असम राइफल को देख करके सीपीओ में प्रमोशन बहुत ज्यादा फास्ट है, तो असम राइफल में क्यों नहीं हो सकता है? इसके कारण दोस्तों नमस्कार। आज मैं सीपीओ और असम राइफल में क्या अंतर है और क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इस बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले सीपीओ में जो प्रमोशन है, ज्यादा से ज्यादा जो एक कांस्टेबल होता है वो 12 साल से 15 साल के बीच में हेड कांस्टेबल बन जाता है। और 12 साल में कैसे बनता है? जब कोई नया पलटना खुलती है, और 10 साल में भी बन जाता है। उस समय में बहुत उनका फास्ट प्रमोशन होता है और इसीलिए वो 12 और 15 साल के बीच में या 10 साल में भी हेड कांस्टेबल बन जाता है। और 15 साल से 20 साल या 12-13 साल में भी जो है ESI बन जाता है वो। लेकिन आसाम राइफल में प्रमोशन ब्लॉक क्यों होता है, मैं इस संबंध में आप लोगों से बात करूंगा। जो सीपीओ, कोई भी सीपीओ की बटालियन है, उनका जो है रिकॉर्ड प्रमोशन है, सबका रिकॉर्ड प्रमोशन है। नुकसान होता है एक बटालियन को, या ऐसा नहीं है किसी बटालियन में प्रमोशन ज्यादा है, किसी बटालियन में प्रमोशन कम है, ऐसा नहीं है। उनका जो होता है सेंट्रलाइज, जैसे हमारा DGR कंट्रोल वाले जितने भी ट्रेट हैं उनका होता है, उनका भी ऐसे ही होता है। दूसरा उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा उनका है, उनका जो होता है बटालियन पोस्टिंग नहीं होती है, उनका सिर्फ जो होता है इंडिविजुअल जवान पोस्टिंग होकर के एक बटालियन से दूसरी बटालियन में जाता है। इसके फायदे, एक तो जो हमारी बटालियन पोस्टिंग होके पूरा लोहा लकड़ लेकर के बुक करके चलती है, गाड़ियों के हिसाब से, वो उनका वो नहीं होता है। सिर्फ जवान अपना बटालियन वहीं पर स्थिर रहेगी और अपना सामान उठा के जवान रोटेट होते रहेगा। इससे जो बटालियनों के ट्रांसफर होने में बड़ा भरकम खर्चा आता है, पैसा बर्बाद होता है, वो उनका बच जाता है। दूसरी बात, उसके बाद में उनके 2-3 प्रकार के प्रमोशन है बटालियन में। उसमें जैसे हमारा 20% आसाम राइफल ऑफिसर हैं और 80% जो है आर्मी के ऑफिसर हैं। और उनका क्या है, उनका 60% जो है जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होते हैं, जैसे यूनिट, उस कैडर के जो भी सीपीओ का फोर्स है, उस कैडर के अफसर 60% होते हैं। और 40% आईपीएस और अदर ऑफिसर। अब आईपीएस खास करके जो डीआईजी रैंक से ऊपर के ही आईपीएस आते हैं, उससे नीचे रैंक में आईपीएस नहीं आते हैं। उससे नीचे में होते कौन है, खास करके उसके नीचे में एक तो जो ये ESI से बनते हैं, डायरेक्ट ESI वाले, और जो ESI से कांस्टेबल से और ESI बनते हैं, उसके बाद सीनियरिटी से प्रमोशन होके जाते हैं, वो होते हैं। और उसके अलावा इनके ही बीच में या अलग से सिलेक्शन होता है डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट का इनका। और वो भी जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल अफसर ही होते हैं। ये सब मिला के उनके टोटल 60% अफसर होते हैं। अब इसमें रही बात, हमारी जो बटालियन होती है इसमें 1200, लगभग 1200 कुछ है, मैं एक्चुअल आंकड़ा बता नहीं रहा हूं, लेकिन उनका 1300, हमसे भी ज्यादा 1300 कुछ है उनका बटालियन का स्टैंड। हमारा जो होती है 6 फाइटिंग कंपनी है और एक हेडक्वार्टर एडम कंपनी है। तो ये उनका क्या है, 7 उनकी फाइटिंग कंपनी है, और उसके बाद में एक उनकी क्या होती है, हेडक्वार्टर कंपनी होती है। और उसके बाद इनका नफरी इतना ज्यादा होने के बाद भी, इसीलिए उनका फास्ट प्रमोशन है। उनके, हमारे जो होते हैं नीचे से प्रमोशन होकर के सूबेदार तक ही हो पाते हैं, उसके बाद प्रमोशन ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सूबेदार मेजर तो एक ही बनता है और सूबेदार मेजर से आगे कोई प्रमोशन है नहीं। अब उनका खास करके जो नीचे से जाते हैं
उनका आईजी तक के रैंक तक भी बने हैं आज तक के इतिहास में। मैंने पता करने के बाद ये बता रहा हूं आपको कि आईजी तक भी उनके बने हैं। उनका प्रमोशन इसीलिए ब्लॉक नहीं होता है, और वो सब जो क्वालिफाइड होते हैं, टेस्टों में पास करते हैं, टेस्ट में निकल जाते हैं, उसके बाद वो सारे पोस्टिंग हो जाते हैं। और पलटन में वहां से क्या होता है, पूरी पलटनों में वैकेंसी खुल जाती है, और इसलिए वो प्रमोशन आगे उनका प्रमोशन होते जाता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारा बहुत जगह में नुकसान है। अब हमारा क्या है, हमारा खासकर सूबेदार में जा करके प्रमोशन आगे कुछ भी नहीं है, वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि उससे आगे अगर उनको असिस्टेंट कमांडेंट दिया जाता, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट दिया जाता, और उसके बाद जितने भी आगे प्रमोशन होते तो पीछे से वैकेंसियां खुलती जाती ना उसकी। अब उससे आगे हमें ना क्या बोलते हैं, ये आर्मी वाले रैंक आपका ये ऑनरी कैप्टन हो गया, और क्या ऑनरी लेफ्टिनेंट हो गया, ये कुछ भी नहीं दिया। अगर ये देते तो इससे भी काफी प्रमोशन खुलते आगे। प्रमोशन ब्लॉक होने का खास कारण यही है आसाम राइफल में कि आगे प्रमोशन न देना। जो सूबेदार मेजर में लास्ट प्रमोशन को ब्लॉक कर दिया गया है, और इसी का खामियाजा आज पलटनों में भुगतना पड़ रहा है कि यानी कि 25-25, 26-26 साल में जो हौलदार बन रहे हैं इसीलिए बन रहे हैं। अब जो ये वारंट अफसर बनाए, और ये भी ये ऐसे की श्रेणी में, बेशक सीनियरिटी वहां से दे दी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसका इतना डिग्रेड में रखा हुआ है, जबकि वहां ये ऐसा ही है सीपीओ में उसको 100% जेसीओ की फैसिलिटी, पूरी फैसिलिटी जेसीओ की दी गई है। अब बताता हूं मैं पे एंड अलाउंस में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। कहीं पर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन उनका खास करके जो ये हाईएल्टी अलाउंस है, और जो खासकर रेगिस्तान है, और उनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ऑल इंडिया पोस्टिंग में उनकी कहीं कंपनी पोस्टिंग नहीं जाती है, और कहीं कंपनी की जगह बटालियन पोस्टिंग नहीं होती है। उसमें उन्होंने खर्चा बचाने के लिए, इंडिविजुअल जवान को फायदा दिलाने के लिए इंडिविजुअल जवान को पोस्टिंग करते हैं वो, और हर जवान एक दूसरी पलटन में जाता है, दूसरी पलटन से तालमेल होता है, उसमें उनका जो ट्रूप्स डील है, ट्रूप्स का ज्ञान है, वो बड़े अच्छे ढंग से चलता है। इसीलिए, और उनकी सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी है, और 8 घंटे से ज्यादा जाते हैं कहीं ड्यूटी करते हैं, उसका टीएडीए भर के देते हैं, और उसका उनको किलोमीटर के हिसाब से या घंटे के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो ये सब चीज अगर पूरा सीपीओ में ला रहे हैं, वैसे हमें इसे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि लोगों के मन में कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों। और जो ये अभी लोग सोच रहे हैं सीपीओ में जाएगा, ये असंभव है। डीजी साहब ने, नायर साहब 1-2 दिन में वीडियो देंगे आपको, स्पष्ट मना कर दिया है कि किसी भी हालत पर आसाम राइफल सीपीओ में जा ही नहीं सकती है। बहुत अच्छे हैं डीजी साहब, हम सम्मान कर रहे हैं उनका, लेकिन डीजी साहब से इतना हम कहना चाहते हैं कि साहब नीचे पलटन लेवल में और कंपनी लेवल में, प्लाटून लेवल में जो ये कुरीतियां चल के बैठी है, ये बैठा के रखी हुई है, और ये जो घृणा के दृश्य से आसाम राइफल के जवान जेसीओ एनसीओ को देखते हैं, इसमें आपने बेशक बहुत बड़ा सम्मान दिया है एक्स सर्विसमैनों को। और इसके बाद आपने एक दिन वीडियो में बोला था कि सबसे ऊपर जो टिगड़ी में बैठा, ये एक पर्वत है, इसके चारों तरफ से जैसे फैल फैल के ऊपर जाकर के एक टिगड़ी का एक नुकीला वो होता है, उसमें जो होता है एक सबसे ऊपर एक ही आदमी बैठा रहता है, वो होता है कमांडर। तो इसीलिए ये नीचे लेवल की जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को भी दुरुस्त करने की जरूरत है आसाम राइफल में। और ये कई सालों से हमारे पिछले कमांडरों ने 4-5 जो कमांडर हमारे चले गए हैं, उन्होंने इन चीजों का बीज बोया है हर जगह में। और हर जगह में जो ये विषमताएं हैं पलटनों में, इनको भी खत्म करने की जरूरत है। और मैं
ज़्यादा नहीं कहूँगा। और आप लोगों को दोस्तों खास करके इसमें पिछला जो मैंने वीडियो दिया था, और उस वीडियो में किसी ने ये कहा था कि आपका कोई काम कुम नहीं है, आपने क्या किया था। उस आदमी को मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो महाबुद्धू और बेवकूफ़ आदमी था। मैंने क्या किया था वो तो मेरी पलटन को पूछना चाहिए था। मैं तो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता और करता भी नहीं, मैं मेरी पलटन को पूछ लेना था। अब घर आके मैंने क्या किया, घर आकर के मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला था। क्या इंस्टीट्यूट खोला था? जितने भी हमारे सैनिक, अर्धसैनिक और आसाम राइफल के बच्चे फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में जाने लायक हैं, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट खोला था। उसमें मैंने फ्री ट्रेनिंग दी थी। 2 साल तक मेरा ये कार्यक्रम चला और 2 साल के अंदर में कम से कम 150 बच्चे मेरी ट्रेनिंग कराए हुए, सभी ये पैरामिलिट्री फोर्सों से लेकर पुलिस से लेकर के आसाम राइफल से लेकर आर्मी तक में भर्ती हुए हैं उस टाइम में। लेकिन उसके बाद में कोरोना आने के कारण, जिसके कारण हमारी कमर तोड़ दी कोरोना ने, और हम आज तक भी ऊंचे नहीं उड़ सके। इसके अलावा जिस भाई को कोई भी आसाम राइफल में जीडी के जवान को, खास करके बाकी को तकलीफ नहीं होती है, जीडी के जवान को कहीं भी तकलीफ होती है, कानूनी राय लेने की जरूरत पड़ती है। अब मेरा नंबर नोट कर दीजिए। नायर साहब ने भी कल परसों आपका नंबर दिया था। बेशक मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कानूनी राय जरूर दूंगा। क्यों? मेरे घर में आधा दर्जन लॉयर हैं, मैं उनसे पूछ करके कानूनी सलाह आप लोगों को दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और बाकी ना कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मेरा टेलीफोन नंबर है 7302298888। एक बार फिर बोल रहा हूँ, 7302298888। आप कोई भी कानूनी सलाह लेने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा न कहकर भारत माता की जय, आसाम राइफल की जय, आर्यवा की जय, जय हिंद।